हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम अर्पिता और मैं आज आपको बताऊंगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कंट्री के सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स देती है और ये गारंटी देती है कि अगर आपके इन राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो होता है आपके फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से थे। तो देखो भाई, एक रिपोर्ट आई थी जिसको सप्रू रिपोर्ट या फिर सप्रू कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1940 में आई थी, जिसके चेयरमैन थे आपके तेज बहादुर सप्रू जी। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि भाई कभी भी अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया जाएगा। इन्होंने दो राइट्स की बात करी थी, एक होता है आपके जस्टिसिएबल राइट्स और दूसरे राइट्स थे आपके नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। ओके, जस्टिसिएबल राइट में आपके आ जाते हैं फंडामेंटल राइट। तो जस्टिसिएबल राइट्स आपके वो राइट्स होते हैं कि कभी भी अगर हमारे उन राइट्स का वॉल्यूशन होगा तो हम कोर्ट में जा कर के उसके लिए प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। लेकिन नॉन जस्टिसिएबल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं कि हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। तो नॉन जस्टिसिएबल राइट्स में आता है आपके डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी क्या है, तो देखो, डीपीएसपी का मतलब है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट के लिए, स्टेट को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन बना रखे हैं। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। ठीक है, वो स्टेट उनको तभी फॉलो करेगी जब उस स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी। ठीक है, या और भी बहुत सारे अदर फैक्टर हैं। अगर वो चीज़ सही रहा तो ही स्टेट उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि स्टेट ने ये चीज़ फॉलो नहीं करी। ठीक है, अब हम स्टैटिक चीज़ की बात करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है, इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यूएसए से हमने बोरो किया है। यहाँ पे 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स हैं। पहले ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स में 7 राइट्स थे आपके इंक्लूडेड, लेकिन अब 6 राइट्स हैं। अब एक राइट कहाँ गया, तो भाई जो एक राइट था आपका वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आर्टिकल 31 में आता था। अब इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आर्टिकल 300A पार्ट 12 में डाल दिया गया। अब ये 44th CAA 1978 क्या है, तो देखो भाई, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में कुछ भी इंक्लूड करना होता है या हटाना होता है तो वो पर्टिकुलर किसी एक अमेंडमेंट के थ्रू करते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटाने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को पास किया गया था। ठीक है, अब कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, किसे बोलेंगे कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो गया, तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सपोज़ हमारे पास आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमारे पास बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, अब मान लो कि देश में इमरजेंसी लग गई है। ठीक है, तो ये नहीं है कि इमरजेंसी लग गई है तो हम हड़ताल पे बैठे हैं या और हम ये बोल रहे हैं कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और आप इसका वॉल्यूशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपने राइट्स का यूज़ तो करेंगे लेकिन इसमें गवर्नमेंट कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, मतलब हम हर जगह पे ये चीज़ जाके नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। कोई ऐसी कंडीशन आ गई है देश में जहाँ पे आपको घर के अंदर ही रहना है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं भाई हमारे पास तो फंडामेंटल राइट्स है बाहर घूमने का, आप ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई फंडामेंटल राइट नेगेटिव होता है नेचर में। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये नेगेटिव है नेचर में
स्टेट के पर्सपेक्टिव से, स्टेट मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती है जिससे हम मतलब कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर सकती है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो। इसलिए ये स्टेट को और गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने से रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब रोकती है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया नेचर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपका राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 34 और आर्टिकल 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, और वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई दी थी कि वही हमारे राइट्स का वॉयलेशन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आई थिंक सबको ये सब क्लियर होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए, बाय बाय।